प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाकवि निराला की सुप्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर। निराला हिंदी के बड़े रचनाकार हैं और बड़ा रचनाकार वो होता है जो अपने समय की समीक्षा करता है और उसे नई दिशा देता है। हिंदी कविता जब कठिन छंदों के कारण अपनी संवेदना को संकुचित कर रही थी, तब निराला ने हिंदी कविता को छंदों से मुक्त किया और आज जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं वो मुक्त छंद की लिखी जाती हैं। निराला ने अपने समय में काव्य का नया सौंदर्य शास्त्र रचा। हालांकि इसके लिए निराला को बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत दंड भुगतने पड़े। उन्हें पागल कहा गया, उनकी रचनाओं को नकारा गया, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है और आज निराला हिंदी के एक प्रकार से पूजनीय कवि हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हिंदी के जो 5 श्रेष्ठ कवि हैं उनमें निराला एक है। यानी कबीर की बात करें हम, तुलसी, निराला, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन, यदि कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य में शोध करना चाहता है तो कम से कम ये 5 कवि उसे संपूर्ण रूप से पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं काव्य पाठ करूँगा और काव्य पाठ के बाद हम इस कविता की मूल संवेदना तक पहुँचेंगे। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करम रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने त्रुमालिका, सामने त्रुमालिका अटालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा, उस भवन की ओर देखा चिंतार। देख कर कोई नहीं, देख कर कोई नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा खोई नहीं। सजा सहज सितार, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी झनकार। एक क्षण के बाद कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता तोड़ती पत्थर बहुत महत्वपूर्ण कविता है और ख़ास करके ये उस समय की कविता है। ये रचना 1935 में आई, जब तक प्रगतिवाद की
सैद्धांत की भारत में प्रचलित नहीं हुई थी। यानी उससे भी पहले जो हम प्रगतिशीलता के गुण कविता में देखते हैं, निराला के काव्य में वो दिखाई पड़ते हैं। निराला लगातार इस प्रकार की शक्तियों से संघर्ष कर रहे थे, जो शक्तियां समाज के संसाधनों के ऊपर कब्जा जमा रही हैं और जिसके कारण अधिकांश जन रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मेहनत का केवल इतना ही पुरस्कार मिलता है कि वो केवल ज़िंदा रह पाए। उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। तो कविता की ओर आगे बढ़ते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि एक तस्वीर हमारे सामने खींचता है कि मैं इलाहाबाद की सड़क से निकल रहा हूँ और वहाँ पर मैं एक ऐसी औरत को देखता हूँ जो पत्थर तोड़ रही है। ऐसी श्रमशील मजदूरनी जो पत्थर तोड़ने का काम सड़क पर बैठ करके कर रही है। आगे चलिए कविता में। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, और वहाँ पर कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठ करके वो मेहनत कर रही है, जिसके नीचे बैठ करके वो श्रम कर रही है, जिसके नीचे बैठकर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। श्याम तन सांवला तन, श्याम तन बरबंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रम रतमन। श्याम सांवला तन है, बरबंधा यौवन भरी जवानी में है, नत नयन और उसके बावजूद आंखें झुकी हुई हैं, प्रिय क्रम रतमन, प्यारे क्रम में, रत मैंने लीन है, मन मैंने मन, और मन प्रिय क्रम में लीन है। यानी वो अपना काम लगातार कर रही है। वो इतनी लीन है कि आसपास क्या हो रहा है इसकी उसे खबर नहीं है। और जब आप काम में लीन होते हो फिर आपको परमात्मा का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी कहा जाता है कि काम ही पूजा है। और मुझे याद आ रहा है अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास झीनी झीनी भीनी चदरिया। उसके दो पात्र जब सूत सुलझा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कुरान की आयतें पढ़ रहे हों। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अटालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा भारी हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार, वो पत्थरों पर लगातार प्रहार कर रही है, चोटें कर रही है। सामने तरुमालिका, अब देखिए कि सामने वृक्ष हैं, वृक्षों की पंक्तियां हैं, अटालिका कोठी मकान शानदार बंगले प्राकार भिन्न भिन्न प्रकार के, और उसके सामने क्या है, वो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, आलीशान बंगले हैं और उनमें बड़े बड़े वृक्ष छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। लेकिन इस श्रमशील औरत को कोई छाया नसीब नहीं है। ऐसे लगता है कवि यहाँ पर संकेत करता है कि उसमें रहने वाले लोगों ने इसकी छाया को छीन लिया है। कवि हमें वहाँ लेकर के जाना चाहता है, सवाल उठाता है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, और जब पत्थर तोड़ने का काम कब कर रही है,
चढ़ रही थी धूप, धूप लगातार चढ़ रही है। गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन है। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा सूर्य, सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी पृथ्वी पर बरसा रहा है। सूर्य की किरणें लंबवत पृथ्वी पर गिर रही हैं। उठी झुलसाती हुई लू, और कैसा वातावरण है कि लू चलती है। कौन से महीने? ये मई जून का आप कह सकते हैं, जेठ का महीना कह सकते हैं। रुई ज्यों जलती हुई भू, और पृथ्वी क्या है? रुई के समान जल रही है। कितनी गर्मी है। इस गर्मी का चित्रण एक बार बिहारी ने एक दोहे में किया था कि देख दोपहरी जेठ की छाया चाहती छा। भी छाया भी क्या चाहती है? छाया चाहती है। गर्द चिंगारी छा गई, और चारों ओर क्या है? गर्द। आसपास के वातावरण में धूल जो है वो ऊपर चढ़ गई, और साथ के साथ क्या है? पूरा का पूरा वातावरण क्या है? भीषण गर्मी से तमतमा रहा है। चारों ओर लू चल रही है। और आगे देखिए, प्राय हुई दोपहर। प्राय हर रोज उस औरत की दोपहर वहीं होती है। कहाँ पे? जहाँ वो पत्थर तोड़ रही है, जहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है। कवि ने प्राय शब्द लगा कर के कह दिया है कि उसे हर रोज पत्थर तोड़ने के लिए आना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी है। यदि वो पत्थर तोड़ने के लिए नहीं आएगी तो उसका घर चलने वाला नहीं है। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा, और जब मैं उसको निहार रहा था, उसको देख रहा था, उसकी स्थिति का आंकलन कर रहा था, तो उसने भी क्या? मुझे एक बार देखा। उस भवन की ओर देखा चिन्ह तार, और मुझे देख करके उस भवन की ओर इशारा किया जिसमें बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रही है कि मेरी स्थिति के लिए, मेरी इस हालत के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अधिकांश बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों को अपने कब्जे में कर लिया है, जिन्होंने असंख्य प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के हकों को मार दिया है। उस मुट्ठी भर लोगों की ओर इस भवन के माध्यम से वो संकेत करती है। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो देखा मुझे उस दृष्टि से, और मुझे किस तरह से ताकने लगी? जो मार खा रोई नहीं। यानी आप किसी को पीट भी दें और उसको रोने भी ना दें। व्यवस्था कितनी जालिम हो सकती है कि हमारा शोषण भी करती है, और हम यदि आंसू बहाने का भी समय हमारे पास नहीं है। यानी जो मारती भी है, जुल्म भी करती है और आहें भी नहीं भरने देती, वे व्यवस्था कितनी जालिम हो सकती है, कितनी कठोर हो सकती है, उसकी ओर कवि संकेत करना चाहता है। पूरी कविता की जो संवेदना है वो उसकी ओर है कि इस प्रकार की व्यवस्था कितनी क्रूर है, कितनी अमानवीय है। सहज सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। और क्या कि जिस प्रकार सितार से ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है, और कवि कह रहा है
कि वो संगीत मैंने दोबारा नहीं सुना। कौन सा संगीत? वो करुणा का, वो वेदना का, कि वो करुणा और वेदना जो मैंने उस महिला के जीवन में देखी, उस महिला को देख करके जो मेरे हृदय में उभरी, उस तरह की करुणा और वेदना को मैंने कहीं दोबारा नहीं देखा। मैंने कभी उसके द्वारा दर्शन नहीं किए। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। और एक क्षण के बाद वह कांपी एक प्रकार से सचेत हुई, सुघर सुंदर। अब कवि उसको सुंदर कह रहा है। अब कवि का सौंदर्यबोध समझिए यहाँ पर कि कौन सुंदर है? काम करने वाली औरत, पत्थर तोड़ने वाली औरत, यानी रैंप पर चलने वाली ही सुंदर नहीं होती। सुंदरता कहाँ निवास करती है? सुंदरता मेहनत कश लोगों में निवास करती है। सुंदरता वहाँ पे निवास करती है जहाँ करोड़ों करोड़ लोग सड़क बना रहे हैं, जहाँ करोड़ों करोड़ लोग पत्थर काट रहे हैं, जहाँ खदान से कोयला निकाल रहे हैं, जहाँ पहाड़ तोड़ रहे हैं। वहाँ पे सुंदरता निवास करती है, जहाँ वो प्रकृति का मुकाबला मिल कर के कर रहे हैं। तो कभी हमारे सामने सुंदरता की नई परिभाषा घड़ता है कि वो सुंदरता नहीं जो हमें लैक्मे या किसी और प्रोडक्ट के स्टेज पर दिखाई पड़ती है। वो सुंदरता क्या है? ये तो प्रायोजित सुंदरता है। वास्तविक सुंदरता तो वहाँ पर है जहाँ व्यक्ति कर्म में लीन है, जहाँ व्यक्ति लगातार श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने आसपास के परिवेश को बदलने की जद्दोजहद कर रहा है। ढुल के माथे से गिरे सीकर, सीकर पसीने की बूंदें, और उसके माथे से क्या हुआ? पसीने की बूंदें बहने लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। लीन में होते कर्म में फिर जो कहा, और फिर अपने कर्म में लीन होकर के कहा, मैं तोड़ती पत्थर। हाँ, मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ। हाँ, यही मेरा जीवन है। आप देख सकते हैं कि कविता वह से शुरू होती है कि वह तोड़ती पत्थर, और कविता खत्म होती है मैं तोड़ती पत्थर। यानी एक प्रकार की चेतना, आप ये कह सकते हैं कि उसको पता है कि मैं पत्थर तोड़ने वाली हूँ, और पत्थर तोड़ने और विपरीत परिस्थितियों में मुझे ये काम करना पड़ता है। और इस काम क्यों करना पड़ता है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, उनकी ओर कविता में वो श्रमशील महिला संकेत करती है, उसका जिक्र करती है। तो पूरी कविता जो है वो शोषणकारी शक्तियों को हमारे सामने लेकर के आती है, उन शक्तियों को वो बेनकाब करती है। और निराला इसलिए महत्वपूर्ण कवि हैं कि निराला की कविता में प्रतिवाद आने से पहले ही प्रगतिशीलता के गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। और संभवतः इसीलिए निराला छायावाद को छोड़ करके प्रतिवादी साहित्य में शामिल हो गए थे। उसके एक प्रकार से अगुआ कवि हम उन्हें कह सकते हैं, और अंत तक वो प्रगतिशील कवि रहे। तो ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार की दुनिया है, ये देश दुनिया में वितरण की व्यवस्था ठीक हो जाए। इस दुनिया में तमाम चीज़ें मौजूद हैं और सभी व्यक्तियों को सभी चीज़ें मिल सकती हैं। प्रश्न केवल किसका है? व्यवस्था का है। यदि व्यवस्था इस प्रकार की हो जाए कि मुट्ठी भर लोग ही धनी ना हों, बल्कि वो धन सभी व्यक्तियों के पास जाए, ये पृथ्वी के जो समस्त संसाधन हैं, इन समस्त संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का हक है। यदि ये दुनिया इतनी मानवीय हो जाए
तो ये दुनिया और खूबसूरत हो सकती है, ये दुनिया और बेहतरीन हो सकती है। अन्यथा नहीं तो इस प्रकार से होगा जैसे आजकल आप देखते हैं कि चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया हो, कि जो पैसा कहें आप या इस संसार के संसाधन कहें, वो कुछ एक मल्टीनेशनल कंपनियों के पास जा रहे हैं। यानी कुछ एक लोगों का उस पर कब्जा है। अधिकांश लोग दुनिया में दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो व्यवस्था है, ये जो खाई यदि निरंतर बढ़ती जाएगी तो इस दुनिया की जो खूबसूरती है वो समाप्त हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो कविता जो है अंततः हमें इसी सौंदर्य की ओर संकेत कर रही है कि यदि हमने इस दुनिया की खूबसूरती को पाना है तो हमें इस दुनिया की व्यवस्था को बदलना होगा और एक बेहतरीन व्यवस्था का हमें निर्माण करना होगा। धन्यवाद।